Hello friends, another video for previous year questions of polity which were asked in UPSC, EPFO, APFC exam. In last video we discussed some polity previous year questions and I already covered the economy, computer and modern history previous year question. So please watch those videos very helpful for EPFO, APFC exam. Fine. And second thing, first you solve the question, pause the video and then solve with me. Okay. और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा. ओके. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिटीजन राइट इन इंडिया इज नॉट करेक्ट. नॉट करेक्ट वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, नॉट करेक्ट. सॉल्व करिए इसको. आंसर इज ए, फंडामेंटल राइट आर एक्सक्लूसिवली फॉर द सिटीजन्स. Fundamental right are exclusively for the citizen. B, C, D. Only citizen are eligible for the certain office such as those president, vice president, judge of Supreme Court and High Court. Okay. Only citizen have the right to vote for the election to the House of the People and the Legislative Assembly. Only citizen can become the member of the Parliament and the member of the Legislative Assembly. All three are right. But fundamental right are exclusive for the citizen is a wrong statement, because the fundamental right available for both. Some fundamental right are available for both citizen and the for foreigners, but foreigners may be except the enemy alliance. Fine. Article 14, 20 to 28. Article 14 and from 20 to 28. These articles are available for all person whether they are citizen of India or a foreigner. ठीक है. 14 and from 20 to 28 जितने भी आर्टिकल हैं ये सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड फॉरेनर दोनों के लिए अवेलेबल है. फाइन. मीन्स क्या, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 19 इज एक्सक्लूसिवली फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया. फाइन. कौन कौन से आर्टिकल करने हैं वो सारी चीज मैंने बता दी है, उस वीडियो को देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में. फाइन. सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करिए, पॉज करिए वीडियो को. फोर्स्ड लेबर और बैगर इज द वायलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कल भी मैंने इस क्वेश्चन को करवाया था. सेम क्वेश्चन है आपका, रिपीटेड क्वेश्चन है. सॉल्व करिए. आंसर इज डी, आर्टिकल 23. आर्टिकल 23 कल भी बताया था कि आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर. फाइन. आर्टिकल 24 भी कल मैंने बताया था, वीडियो को देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है. जितनी भी पीवाईक्यू की वीडियो चल रही हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है, और जितनी भी फैक्ट बेस्ड सीरीज की लेक्चर्स हुए हैं मॉडर्न हिस्ट्री को लेके, कंप्यूटर को लेके, साइंस को लेके, उसको देख लीजिए एक बार. ठीक है. नाउ थर्ड क्वेश्चन, which one of the following statement regarding the Constituent Assembly of India is not correct. Which one of the following statement regarding the Constituent Assembly of India is not correct. ध्यान दीजिएगा, नॉट पूछा है. सॉल्व करिए इसको, इजीली कर लेंगे. अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री वाले लेक्चर लगाए होंगे तो वहाँ पे मैंने ये बताया था आपको. सॉल्व करिए इसको. Answer is D. The method of election in the case of representative of Indian state was to be determined by the Governor General of India. No. But the Constitution Assembly was composed of a member who had been elected indirectly by the member of the Provincial Legislative Assembly. It's the right statement. और आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा ये चीज़ कि द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है. एंड इट इज दस क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी. कल को क्वेश्चन में अगर ये ऑप्शन आ जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज टू बी द पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड, तो ये स्टेटमेंट राइट है. ठीक है. एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट सिटिंग on 9th December 1946, ये भी राइट है. ठीक है. द सीट इन ईच प्रोविंसेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द 3 मेन कम्युनिटीज, Muslim, Sikhs and general in proportion to their respective population. डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखवाया था मैंने
जब फैक्ट बेस्ड सीरीज में मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी, जिसमें मैंने एक एक्ट्स करवाए थे सारे, उसमें मैंने करवाया हुआ ये, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट राइट है, लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है। द मेथड ऑफ सिलेक्शन इन द केस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन स्टेट वॉज टू बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नो, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट आर बी नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट। फाइन। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, पॉज करिए वीडियो को, सॉल्व करिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसलिए मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई थी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिन्होंने भी पीडीएफ रीड करी होगी वो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और काफ़ी स्टूडेंट का वहाँ पे क्वेश्चन था कि वो पीडीएफ में सारी कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। देखो, वो पीडीएफ में वही कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं जहाँ से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। सारी मैंने बॉडीज इसलिए नहीं डाली क्योंकि फिर वो फिल्टर कंटेंट हुआ ही नहीं, फिर तो वो आप कहीं से भी पढ़ लो, ठीक है। वो वही बॉडीज हैं जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगर वो पीडीएफ लगाई होगी तो मैंने वहाँ पे मेंशन करा हुआ है। आंसर इज डी, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑन ऑल पॉलिसी मैटर अफेक्टिंग द वुमेन्स, ठीक है। आंसर क्या है? डी, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ए बी सी, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, ऑल आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। फाइन। नाउ इंपॉर्टेंट है फिफ्थ, पीसा एक्ट। मैंने कहा था शेड्यूल 11, शेड्यूल 12, कल भी मैंने बताया था, करके जाइए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है यहाँ से। पीसा एक्ट 1996 परमिटेड द सेल्फ गवर्नेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक और पॉलिटी का क्वेश्चन है, बताइए। आंसर इज ए, ग्राम सभा। ग्राम सभा, ग्राम सभा। बेसिकली पीसा इंश्योरिंग द पंचायती एक्सटेंशन ऑफ टू शेड्यूल एरिया, इंश्योरिंग द सेल्फ गवर्नेंस थ्रू ट्रेडिशनली ग्राम सभा फॉर द पीपल लिविंग इन द शेड्यूल एरिया इन इंडिया, ठीक है ना। अंडर द पीसा एक्ट 1996 द सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ द नेचुरल सोर्स इज प्रोवाइडिंग टू अ ग्राम सभा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में क्या पूछा था कि पीसा एक्ट 1996 परमिटेड द सेल्फ गवर्नमेंट फॉर द नेचुरल रिसोर्स बाय द ग्राम सभा। आपके जो भी स्टैंडर्ड बुक से आप पढ़ रहे हो वहाँ पे मेंशन है। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए इसको। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। सॉल्व करिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अगर आप ये क्वेश्चन एक स्टेटमेंट भी पकड़ लिए तो सॉल्व कर लोगे। थोड़ा ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना, इजीली कर लोगे। थोड़ा ध्यान से पढ़ना इस स्टेटमेंट को। आंसर इज डी। आंसर इज डी। डी आंसर है इसका। फोर्थ स्टेटमेंट पढ़िए आप। फोर्थ स्टेटमेंट, द यूनियन पार्लियामेंट and the state legislature are sovereign. No, the constitution limit the parliament and legislature. The doctrine of the sovereignty of parliament is associated with the British parliament but not the Indian parliament, ठीक है। और जब आपने फोर्थ को एलिमिनेट कर दिया तो फर्स्ट तो गया, सेकंड भी गया, थर्ड भी गया, क्या बचा आपका? ओनली फोर्थ स्टेटमेंट। फाइन, फोर्थ इज अ राइट आंसर, ठीक है। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 प्रोवाइडेड फॉर एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड इन द एज ग्रुप। सॉरी, पॉज करिए वीडियो को, सॉल्व करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। आंसर इज डी, 6 to 14। The Right to Education Act aim to provide the primary education to all the child between the age of 6 to 14. Fine. अभी 8th क्वेश्चन मैंने वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया था ये चीज़। जिसने भी अगर वीडियो लगाई होगी, वीडियो को देखा होगा, फैक्ट बेस्ड सीरीज मॉडर्न हिस्ट्री पूरा करवाया ईपीएफओ के लिए, ये क्वेश्चन इजीली हैंडल कर लेंगे। इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, कौन सा स्टेटमेंट राइट है? थोड़ा सोचिएगा, गलत मत करिएगा, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़िए, ऑप्शंस पढ़िए, पॉज करिए वीडियो को। आंसर इज डी,
he will not be able to vote in his favor in the event of the non confidence motion. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, इफ द पीएम इज द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, एंड आपको पता होगा द वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड ओनली इन द लोकसभा, ठीक है ना. सो द पीएम विल नॉट बी वोट इन इट. नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ मूव होगा? लोकसभा में. और आपने क्वेश्चन में क्या कंडीशन रखी है? इफ द पीएम इज द मेंबर ऑफ द राज्यसभा. और मैंने आपको वहां पे लिखवाया था कि कोई भी मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जिस भी हाउस के मेंबर हैं वहाँ पे उनको स्पीक और वोटिंग दोनों राइट होता है. लेकिन जो भी मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो राज्यसभा के अगर आप मेंबर हो, तो आपके पास लोकसभा में क्या किसी कमेटी में राइट है टू पार्टिसिपेट करने का, लेकिन वोटिंग राइट नहीं है. वोटिंग राइट तो आपके जिस हाउस के मेंबर हो उसी में है. और जब प्राइम मिनिस्टर मेंबर ऑफ द राज्यसभा, तो सिंपल सी बात है कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन मूव्ड ओनली इन द लोकसभा, so the PM will not be vote in it. Fine, okay. ये चीज़ लिखवाई हुई है, पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था. मैं इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप उन वीडियो को देख लीजिए, बहुत हेल्पफुल होने वाला है. पूरे के पूरे जितने भी पीपीटी में मेंशन करें पॉइंट, उनको पढ़ जाइए. उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री के में से और पॉलिटी में जो जो करवाया है वो करके जाइए. पार्लियामेंट वाला जो मैंने टॉपिक डाल रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द बेसिक प्रमाइस फॉर डेवलपिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करिए, पॉज करिए वीडियो को. और मॉडर्न हिस्ट्री में बताया भी था मैंने, ये जब मैं एक्ट्स करवा रहा था, सारे एक्ट्स की एक वीडियो डाल रखी है, 1 आवर 50 मिनट या 1 आवर के आसपास है, देख लीजिए उसको. आंसर इज ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. और कमेंट करके बताइए पता है तो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस बेसिस पे फॉर्म हुआ, ठीक है. एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज द लॉन्गेस्ट एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है. फाइन. एंड द एक्ट 1935 हैड ड्रॉन इट्स कंटेंट 4 रिसोर्सेज: साइमन कमीशन की रिपोर्ट, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, व्हाइट पेपर इन 1933, रिपोर्ट ऑफ द ज्वाइंट सेलेक्ट कमिटी. सारे पॉइंट मैंने एक्सप्लिसिटली मेंशन करें पीपीटी में भी, और मैंने आपको लिखवाए भी थे, नोट डाउन भी करवाए थे. फाइन, ओके. लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे. मैंने कमिटीज़ की वीडियो डाल रखी है, देख लीजिए, फिर देखिए कमिटी पे क्वेश्चन है. और कमिटी पे अमेंडमेंट्स पे क्वेश्चन आते हैं, फेवरेट टॉपिक है, मैं बार बार आपको पॉइंट कर रहा हूँ, देख लीजिए. द मलीमत कमिटी 2003 लुक्ड एट वेज टू फॉर्म द. सॉल्व करिए क्वेश्चन को, डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आता है तो लगा दोगे, नहीं आता तो गलत होगा. और ऐसे क्वेश्चन को प्लीज़ अटेम्प्ट तभी लीजिएगा 2 जुलाई को जब अगर आपको श्योर हो तो. अननेसेसरी मत लगाना, नेगेटिव ले जाओगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है. और मैंने आपको बताया कि नेचर क्या है पेपर का ट्रेंड क्या है, नेचर क्या है, वो मैंने आपको पूरा फैक्ट बेस्ड सीरीज में बताया. और जो पर्पस क्या है, फ्यूचर क्या है उस सीरीज का, वो भी यही था, इसी बेस पे था आपके ईपीएफओ ईपीएफसी के लिए. फाइन. आंसर इज बी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया. क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया. फाइन. 10 क्वेश्चन आज लिए हैं, कुछ क्वेश्चन कल कर लिए थे. ओके. ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, मैं उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा. रिवीजन करिए मैक्सिमम, लास्ट डेज बचे हैं एग्जाम के, ठीक है. और कुछ क्वेश्चन और पॉलिटी के हैं, वो अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. और मॉडर्न हिस्ट्री के हो गए, इकोनॉमी के हो गए हैं, कंप्यूटर के हो गए, वो देख लीजिए, पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि जो भी मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी का है वो एक बार आप देख लीजिए फैक्ट बेस्ड सीरीज में, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है टू क्रैक द ईपीएफओ ईपीएफसी एग्जाम. फाइन, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय.